अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक शॉर्ट नावल लेकर और इसका नाम है एक कप चाय और इसकी मुसन्निफ़ा है मेहताब ज़हूर। और इसकी डिटेल्स क्या ही बताऊँ मैं, ये इतना छोटा सा और प्यारा सा है तो आप पढ़ के खुद ही बताएं कि कैसा लगा आपको। तो चलते हैं हम स्टोरी की जानिब। एक कप चाय, अस्कलम मेहताब ज़हूर। दिसंबर था कि दबे पाँव पहुँच चुका था, मगर इस बार दिसंबर के अव्वलिन दिन खासी नाराज़गी का रंग ओढ़े लगते थे कि सर्दी ने अभी तक शिद्दत नहीं पकड़ी थी। मगर जो ही दिसंबर का इख्तिताम की जानिब रवाना हुआ, सर्दी ने भी शिद्दत पकड़ ली थी। अब तो सूरज भी बमुश्किल अपना दीदार करवाता था। पिछले 4 दिन से सूरज के निकलने के इंतज़ार में सबिया ने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी, मगर आज उसने सूरज के बेरुखी देखने के बाद भी मशीन लगा ली थी। सख्त सर्दी में कपड़े धोना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था, और कपड़े भी इस कदर थे कि उनको देखकर यूँ लग रहा था कि कपड़ों की एक दुकान खोलने के लिए वो कपड़े काफ़ी थे। उसके नज़दीक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का सबसे ज़्यादा यही नुकसान होता था कि एक मामूली सा काम भी इतना तवील हो जाता था, जैसे उसका आज का सारा दिन इन कपड़ों के नज़र होने वाला था। और जब तक वो खुश्क होकर स्टोर रूम तक नहीं पहुँचाए जाने थे, वो उसी की जिम्मेदारी थे। हाँ, उसके बाद वो ज़ारा की जिम्मेदारी थी, क्योंकि तमाम मर्द हजरात के कपड़े इस्त्री करके उनके अलमारियों में हैंग करना उसकी ज़िम्मेदारी थी। हाँ, ख्वातीन के मामले में उसे ये छूट थी कि अगर किसी को उस पर रहम आ गया तो वो खुद इस्त्री कर लेगी, ना उनके कहने पर उसे कपड़े इस्त्री करके देने होंगे। कभी कभी उसे दादी के बनाए इन असूल पर बहुत गुस्सा आता था। जिस तरह सबको जिम्मेदारियाँ सौंपी हुई थी और फिर सख्ती से उन पर अमल करवाया जाता था, उस पर उसे ये घर कम और जेल खाना ज़्यादा लगता था। उस 2 मंजिला घर में 3 खानदान आबाद थे। घरेलू मामलात की सरबराह रहमत अजीज़ थी। अरसा हुआ उनके शोहर दारे फ़ानी से कूच कर चुके थे और वह अपने 3 बेटों के साथ उस घर में मकीम थी। तीनों बेटे शादीशुदा, मगर उनमें साहिब औलाद 2 थे। तीसरे बेटे की शादी को 20 बरस बीत चुके थे, मगर अल्लाह ने उसे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा था। रहमत अजीज़ ने अपने घर में असूल वज़बात बना रखे थे जिन पर वह अमल करवाती थी, और ये उनके असूल व ज़बात का ही नतीजा था कि घर का सुकून कभी घरेलू सियासत की वजह से दरहम बरहम नहीं हुआ था। उनकी 2 बहुएं आपस में बहनें थीं, उनकी आपस में खूब बंदी थी। उनकी दोनों की औलादों का भी यही हाल था कि वो भी एक दूसरे से खूब बना कर रखते थे। अलबत्ता उनकी तीसरी बहू ताबिंदा की उनकी दूसरी बहुओं से कभी बनी तो नहीं थी, मगर बिगड़ती अक्सर रहती थी। औलाद जैसे नेमत से वो महरूम थी। सबिया तकरीबन आधे कपड़े धो चुकी थी। सर्दी की शिद्दत से यूँ लग रहा था रगों में खून जम जाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर वो हाथ सेकने की नीयत से किचन की जानिब चलती थी। सभी लॉन्च में पड़े हीटर की गिर्द झरमट बनाए बैठे थे। वहाँ बैठने के लिए उसे अलग से तगोदो करनी पड़नी थी, इसलिए उसे आसान हल यही लगा था कि किचन में जाकर वो चूल्हा जलाकर हाथ सेक ले। अभी वो किचन में दाखिल ही हुई थी कि किचन से निकली चची ताबिंदा बुरी तरह उससे टकराई थी। नतीजतन उनके हाथ में थामा चाय का मग छलका था और उनका हाथ बुरी तरह से जल गया था। न जाने ये उनके हाथ की जलन थी या उनके दिल की, जिसने उन्हें हाथ उठाने पर मजबूर किया था, और उनकी उंगलियां सबिया के चेहरे पर निशान छोड़ गई थी। तुम्हें कोई तमीज़ है कि नहीं? अंधी हो जो इस तरह टकराती फिरती हो? वो तकरीबन चीखते हुए बोली थी। उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग आ गए थे, जबकि सबिया अभी तक बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। आज तक किसी ने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। जिंदगी में पहली बार उसने थप्पड़ का दर्द महसूस किया था। ये क्या हरकत है ताबिंदा? तुमने आज तक जैसा भी रवैया रखा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों पर हाथ उठाना शुरू कर दो। दादी गरजती आवाज़ में बोली थी। सभी को ताबिंदा चची का थप्पड़ मारना बहुत बुरा लगा था। सबिया की वालिदा अपने अंदर उभरते गुस्से के बाद बहुत कुछ बोलना चाहती थी, मगर ये उस घर का असूल था कि जब रहमत अजीज़ बोलती थी तो फिर किसी के बोलने की गुंजाइश नहीं बचती थी। ताबिंदा चुपचाप खड़ी उनकी डांट सुन रही थी। थप्पड़ मारकर शर्मिंदा वो खुद भी हो रही थी, मगर अब उनकी शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं था। इस वाक़े को अब कई दिन गुजर चुके थे। नया साल शुरू हो चुका था, मगर ज़िंदगी के सभी मामलात वहीं पुराने थे। सबिया के ननिहाल में किसी की शादी थी। दादी और चची के अलावा सभी शादी पर चले गए थे। सबिया घर पर ही रुक गई थी कि उसके फाइनल शुरू हो चुके थे। खाना उसने बना कर रख दिया था और दादी को कमरे में ही खाना दे दिया था और खुद कमरे में पढ़ने चली गई थी। रात के 11:30 बज रहे थे जब वो चाय के तलब लिए किचन में आई थी। किचन में आकर देखा तो सारा खाना जू का तू पड़ा था। उस दिन के बाद से चची और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी।
पहले उसके दिल में ख्याल आया कि खाना फ्रिज में रखें और चाय बनाकर अपने कमरे का रुख करे। फिर ना जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि उसने चची के कमरे का रुख किया था। कमरे में दाखिल होने से पहले ही उसे उनके छींकने और खांसने की आवाज़ आई थी। वो वहीं से वापस मुड़ गई थी। किचन में आकर उसने एक कप चाय चढ़ाई थी, साथ में अंडा उबाला था और फर्स्ट एड बॉक्स से गोलियां निकाल कर ट्रे में रखी थी और चची के कमरे की जानिब चल दी थी। दरवाज़ा पर हल्का सा नॉक किया था। ताबिंदा आंखें पर बाजू रखे शायद रोने में मसरूफ़ थी। 2 दिन बाद दरवाज़ा नॉक होने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो भी था उनके जवाब न देने पर वापस चला जाएगा। चची उठें, चाय ले लें। उनकी इजाज़त के बगैर ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुई थी और साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए बोली थी, मैंने तो चाय का नहीं कहा किसी को। वो बमुश्किल भीगे लहजे में छुपाने को बोली थी। चाची आप रो रही हैं? उनका भीगा लहजा महसूस करते हुए सबिया ने हैरत से सवाल किया था और उनकी आंखों से बाजू हटाना चाहा था। नहीं, छींकों और जुकाम की वजह से आवाज़ ऐसी हो रही है। आंसू को हलक में उतारते हुए उन्होंने झूठ कहा था। तो फिर उठें, चाय पी लें। मैं आपके लिए अंडा भी उबाल कर लाई हूँ और दवाई भी, ये भी लें। सबिया उनके सर पर खड़ी बोल रही थी। उन्होंने हैरत से बाजू आंखों से हटाया और उसकी जानिब देखा और फिर ट्रे की जानिब जिसमें उबला अंडा, चाय का कप और गोलियां पड़ी थी। सबिया बेड के किनारे पर बैठ गई थी और अंडा छीलकर उनकी जानिब बढ़ाया था। उन्होंने खामोशी से चाय का कप थाम लिया था और अंडा खाने के बाद वो धीरे धीरे चाय की सीप लेने लगी थी। चाय का खाली कप उन्होंने ट्रे में रखा था तो सबिया की गोलियां उनकी जानिब बढ़ाई थी। ये भी ले लें। उसके बड़े हाथ से उन्होंने गोलियां उठाकर चंद घुट पानी के साथ निकल लिए थे। अगर सर में ज़्यादा दर्द है तो आपका सर दबा दूं? वो उनके सुर्ख आंखों को देखकर अंदाज़ा लगाते हुए पूछ रही थी। उन्होंने कुछ बोलने के बजाय अस्पात में सर हिलाया था। वो धीरे धीरे उनका सर दबाने लगी थी। उसके लम्स से उन्हें सुकून मिल रहा था। वो यूं ही आंखें मूंदे लेटी रही थी। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं जब भी तुम्हारी माँ और खाला को तुम लोगों को प्यार करते देखती हूँ तो मुझे उन पर रश्क आता है। कभी रश्क आता है और कभी उनसे हसद महसूस करती हूँ। शायद यही वजह है कि कभी उन दोनों से मेरी बन नहीं सकी। जब तुम लोगों को अपनी माँ को प्यार करते देखती हूँ तो उनकी परवाह करते देखती हूँ तो दिल में हसरत जागती है कि काश मेरी भी औलाद होती। वो भी मुझसे यूं ही प्यार करती, मेरी यूं ही परवाह करती जैसे तुम अब मेरा सर दबा रही हो। वो हर बार मेरे सर में दर्द होने पर ऐसे ही मेरा सर दबाती, मेरे लिए चाय बना कर लाती। वो इस कदर धीरी आवाज़ में बोल रही थी कि सबिया को उनकी आवाज़ सुनने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। उस दिन तुम्हें थप्पड़ पता है क्यों मारा था? वो अजीब से अंदाज में उसकी वजह पूछ रही थी। नहीं पता, सबिया ने धीरे से जवाब दिया। उस दिन मोहल्ले की एक औरत आई थी, मेरे हमदर्द बनकर मुझे बहुत बातें सुना कर गई थी। बातें तो लोगों ने शादी के दूसरे साल ही सुनाना शुरू कर दी थी, मगर लगता है कि अब वो सब बातें बर्दाश्त करने के लिए हौसला कम पड़ने लगा है। शायद इसलिए उस दिन अपने दुख में तुम्हें दुख दे बैठी। क्या इस थप्पड़ के लिए मुझे माफ़ी मिल सकती है? अगर तुम मेरी बेटी होती तो तब तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती थी ना। आखिरी जुमले बोलते हुए उनके लहजे में अजीब सी हसरत थी जिसको महसूस करते हुए सबिया के दिल को कुछ हुआ था। क्या मुझे इस थप्पड़ के लिए माफ़ी मिल सकती है? वह हनूस आंखें बंद किए दर्द भरे लहजे में पूछ रही थी। आपको इस थप्पड़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे माफ़ कर दें कि मेरे रवैये ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि आपको इस थप्पड़ के लिए मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली थी। वो जानती थी अगर चची ने उसे थप्पड़ मारा था तो अपने रवैये से उसने उन्हें ये महसूस करवाया था कि वो उसे थप्पड़ मार चुकी हैं। बाज़ औक़ात हर बात मुँह से बोल कर नहीं बताई जाती, बल्कि कुछ बातें रवैयों से जताई जाती हैं, और जो बातें रवैयों से जताई जाती हैं वो बोल कर बताई गई बातों से ज़्यादा दुख देती हैं। लफ्ज़ इतने तकलीफ दे नहीं होते जितने रवैये अज़ियतनाक होते हैं। वो भी तो यही कर रही थी कि उन्हें अपने रवैये से तकलीफ़ पहुँचा रही थी। डाइनिंग टेबल पर उनके साथ बैठना पड़ता था तो वहाँ नहीं बैठती थी। अगर वो कोई काम कहती थी तो खुद करने के बजाय किसी दूसरे से कह देती थी। हमेशा की तरह उनकी किसी बात का जवाब देने के बजाय खामोश रहती थी और अब उसे अपने हर रवैये पर जी भर कर शर्मिंदगी हो रही थी। आज से पहले उसे चची की तकलीफ का भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। वो सब कज़न से यही कहते थे कि चची फितरतन अक्खड़ मिजाज खातून है, किसी से बनाकर नहीं रखती हैं, मगर आज उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उनके इस रवैये के पीछे भी एक वजह थी। वो वजह जो उन सब ने कभी महसूस ही नहीं की थी। इंसान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वह किसी इंसान के सख्त रवैये की वजह समझने की कोशिश नहीं करता, बस उस इंसान पर अक्खड़ और बदमिजाज होने का टेक लगा देता है। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि उसके अक्खड़ और बदमिजाज होने के पीछे वजह क्या है। वो सब कज़न्स भी तो यही करते रहे थे।
अगर उनकी माँ ने कभी उस बात को नहीं समझा था तो उनका तो ये बात समझना बनता था। वो तो नई जनरेशन के लोग थे और नई जनरेशन तो खुद को अपने माँ बाप से ज़्यादा बाशऊर और समझदार समझती है। लेकिन अगर वो ही ये बात नहीं समझती थी कि इंसान के हर तरह के रवैये के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है और उस वजह को ढूंढना होता है, न कि उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ते हुए उस पर बदतमीज़ी और बददिमाग जैसे अलकाबात से नवाज दिया जाता है। तो क्या फ़र्क था उनके वालिदैन और उनकी जनरेशन में? मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पर चाची। और आपको किसने कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप मुझे थप्पड़ नहीं जूते मारने का भी हक रखती हैं। और रही बात कि आपकी बेटी होती तो आपके बीमार पड़ने पर आपके लिए चाय बनाती, आपका सर दबाती, तो मैं आपकी बेटी हूँ इसलिए तो आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। और जब तक आप खुद मना नहीं करेंगी तब तक आपका सर भी दबाती रहूँगी। वो उनका सर दबाते हुए मोहब्बत से बोल रही थी। उसकी बात सुनकर उन्होंने आगे बढ़ते हुए गले से लगा लिया था। तुम्हें पता है, तुम सब जब छोटे थे तो मैं तुम लोगों को कोई काम करने लगती थी तो तुम लोगों की माँ कहती थी कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, मैं कैसे तुम लोगों के काम कर सकती हूँ। वो तुम लोगों को खुद नहलाती थी, खुद फीडर बना कर देती थी। फिर तुम लोग बड़े हो गए तो तुम लोगों को अपनी माँ से काम करवाने की आदत थी। मैं तो हमेशा तुम लोगों को हसरत से देखती रही थी कि कभी तुम लोग मुझे भी किसी काम के लिए कहोगे, मैं भी कभी महसूस कर सकूंगी कि औलाद का काम करके कैसा लगता है। मगर तुम लोग तो रोटी भी सिर्फ अपनी माँ के हाथ से बनी खाते हो। मैं जानती हूँ तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों की चची खड़ूस है, बदमिजाज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती तुम लोगों ने कैसे ये राय कायम की और फिर उसकी राय पर अब तक कायम हो। वो आंखों में आए आंसू पोंछते हुए बोली थी और सबिया शर्मिंदगी के गड्ढे में गिरती जा रही थी। क्या आप हम सबको माफ़ नहीं कर सकती हैं हमारे सबका रवैये पर? माफ़ कर दें ये समझकर कि आपकी बेटी आपसे कह रही है। वह बड़ी आस से पूछ रही थी। मैं नाराज़ नहीं हूँ, माफ़ क्या करना है, बस मेरे महरूमी ने मुझे तल्ख बना दिया है और मुझे इस बात का अंदाज़ा है। वो फिर भी खुद को खुश दे रही थी, जबकि सभी को अंदाज़ा था कि उन्हें इस कदर तल्ख बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनकी माँ का था। अगर वो अपनी औलाद को ज़रा सा उनसे बांट लेती तो शायद वो उस कदर तल्ख न होती। और अगर वो लोग भी उनके रवैये को समझने की कोशिश करते तो उनके दिल में मौजूद महरूमी कम हो सकती थी, वरना उन्हें तल्ख बनाने के लिए ज़माना कम तो ना था। ना जाने किसी हर मामले को बारीक बीनी से देखने वाली दादी चची के मामले में क्यों कोताही कर गई थी। उस रात उसने ताबिंदा चची के साथ बहुत सारी बातें की थी। उस चाय के कप ने बहुत कुछ बदल दिया था। सबिया के एक बार समझाने पर सभी कजन्स ने चची से अपना रवैया दुरुस्त कर लिया था। अब गाहे बगाहे वो चची को उसी तरह काम कहते थे जिस तरह वो अपनी माँ को कहा करते थे। कभी कोई उन्हें अपनी शर्ट के बटन लगाने को कह देता तो कभी कोई अपना दुपट्टा रंगवाने के लिए उन्हें थमा देती थी। कभी कोई उनसे स्वेटर बुन कर देने की फरमाइश कर देती थी तो कभी कोई सुबह सुबह उन्हें जगाकर आलू के पराठे खिलाने की फरमाइश करता था। सबिया खास तौर पर उनसे बेहद लगाव रखने लगी थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त जब वो माँ की तरह उनके आगे भी माथे पर प्यार लेने के लिए सर झुकाती थी तो उसका माथा चूमते हुए चची की आंखें भीग जाती थी। सब ने अपने रवैये को दुरुस्त किया था तो सभी को अब चची बदमिजाज और अक्खड़ नहीं लगती थी। सबिया की सालगिरह थी और हमेशा की तरह उसे पूरी उम्मीद थी कि अब की बार भी कोई उसके लिए सरप्राइज़ तैयार नहीं करने वाला था, बल्कि बेकरी से केक आना था और साथ में खाने में कुछ अच्छा बन जाना था और उन सब कजन्स ने हल्ला गुल्ला करते हुए केक काट लेना था। यूँ सालगिरह अपने इख्तिताम को पहुंच जानी थी। अब तो उसने किसी सरप्राइज़ की उम्मीद लगाने ही छोड़ दी थी। रात के 12 बजने में कुछ टाइम ही बाकी था। वो सुकून से सोने में मसरूफ़ थी। जब चंद मिनट्स रह गए थे तो दरवाज़ा नॉक हुआ था। वो हनूज सोने में मसरूफ़ थी। अब की बार दरवाज़ा ज़ोर से बजा था। वो घबरा कर उठी थी और जल्दी से दरवाज़ा खोला था। मेरे कमरे में आओ, ज़रा उसका हाथ थाम कर घसीटते हुए बोली थी। एक तो वो नरम गर्म बिस्तर छोड़कर उठी थी और अब वो उसे गर्म कमरा छोड़कर बाहर निकलने को कह रही थी। दांत पीसते हुए वो गर्म चादर ओढ़कर उसके पीछे चल दी थी। जैसे ही वो ज़ारा के कमरे में दाखिल हुई थी एकदम से बंद लाइट्स ऑन हुई थी और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ें गूंजी थी। कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। वो तो सब कुछ देखकर दंग रह गई थी। सभी ने उसे तोहफे दिए थे। ये यकीनन उसकी ज़िंदगी का पहला और सबसे अच्छा सरप्राइज़ था। ये सरप्राइज़ का ख्याल किसको आया? सबिया ने हैरत से पूछा था। ये ख्याल चची का था, ज़ारा ने बताया तो वो चची की जानिब देखने लगी। वो जो हर वक्त मुरझाई रहती थी अब उन सब की ज़रा सी तवज्जो से वो खिल उठती थी। सबिया ने उस रात वो चाय का कप ज़रा सी हमदर्दी में बनाया था। वो उसे बहुत बड़ा सबक दे गया था।
उसने ये सीखा था कि लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा करते, बल्कि उनके दिल का हाल सुन लिया करते हैं। जब दिल हल्का होता है तो मिजाज की सख्ती के रंग भी खुद ही हल्के होने लगते हैं। ख़त्म शुद्ध। तो यहाँ होती है ये कंप्लीट और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्टोरी थी, और राइटर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि वाकई ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे अपनों के बदतमीज़ लहजे के पीछे हमारा ही हाथ होता है, तो हम चाहें तो उसे एक कप चाय से सुलझा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये क्यूट सी प्यारी सी स्टोरी, ज़रूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू नॉवल के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।